हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। एग्ज़ाम हो गया फर्स्ट क्लास। एग्ज़ाम में काफ़ी कंप्लेन भी हुआ, ये वो सर मैं सही लिखा था, पता नहीं कैसे गलत हो गया, स्मॉल लेटर का कहीं प्रॉब्लम हो गया, कहीं स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो गया, बड़ी शिकायत भी हुई। लेकिन कम से कम एग्ज़ाम देने से सबसे बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस ये मिला कि आपके एग्ज़ाम देने से कम आपको नॉलेज तो हुआ कि कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया जाता है। भविष्य में इन फ्यूचर में बहुत सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जो आपको ऑनलाइन ही देना पड़ता है। कैसे कंप्यूटर चलाना है, क्या वहाँ कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन कैसे लीव करना है, कैसे छोड़ना है उसको, ये सब क्या हुआ, इससे नॉलेज हो जाएगा। ये आगे के लिए बहुत हेल्प करेगा। रही बात आपके क्वेश्चंस के रॉन्ग या करेक्ट होने की, तो उसका टेंशन ही मत लीजिए आप लोग, क्योंकि आपका जो भी चेक हो गया किया गया है कंप्यूटर के द्वारा कॉपी, वो हम लोग बाद में रीचेक करेंगे और जहां आपका सही है वो हम लोग टिक करेंगे और आपके मार्क्स को उसमें ऐड करेंगे। तो जो मैं आपको एनुअल रिपोर्ट दूंगा, जो एनुअल रिपोर्ट मिलेगा उसमें आपके नंबर बढ़े हुए मिलेंगे। और जब आपका नंबर बढ़ाया जाएगा, मतलब रीचेक जब मैं करूँगा और नंबर बढ़ाया जाएगा, तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपका इतना नंबर है, आपका इतना नंबर है। अगर फिर आप ऑब्जेक्ट करते हैं नहीं सर मेरा तो इतना नंबर था, तो फिर से मैं रीचेक करूँगा उसको। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मत सोच लीजिएगा आप लोग कि अब हम लोग को डायरेक्ट एनुअल में रिपोर्ट मिलेगा और हम लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपका रीचेक मैं करूंगा तो आपको नंबर्स बता दूंगा कि आपके मैथ में इतना नंबर बढ़ा है, एसएसटी में इतना नंबर बढ़ा है, इतना नंबर हुआ है। उसके बावजूद अगर आपको लगता है नहीं सर मेरा तो इतना होना चाहिए था, 100 में इतना होना चाहिए था, तो मैं फिर से उसे करेक्ट करूंगा। तो निश्चिंत रहिए, मार्क्स को लेकर आप लोग टेंशन मत लीजिए, वो हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर। आप लोग पेपर दिए, सबसे अच्छी बात यही है, और किस तरह पेपर देते हैं वो दिया आपने, वो दिखाया, सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। क्योंकि हम लोग भी बड़े कन्फ्यूज़न में थे कि आप लोग समझ पाइएगा कि नहीं, कैसे देना है पेपर, वो अटेम्प्ट कर पाइएगा कि नहीं, टाइम का ध्यान रख पाइएगा कि नहीं, वो हम लोग को भी बहुत टेंशन था कि आप करिएगा कि नहीं करिएगा। लेकिन आपने बहुत ही बेहतर किया, निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा किया। जितनी भी तारीफ़ की जाए आपकी उतनी कम है, आपने इतना बेहतर रिस्पांस दिया। कुछ बच्चों का जरूर प्रॉब्लम रहा है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम रहा, तो कहीं किसी के ब्रदर सिस्टर एक साथ एग्जाम दे रहे थे तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, किसी का लिंक ओपन नहीं हो पाया, तो निश्चित तौर पे थोड़ा प्रॉब्लम जरूर हुआ है उन लोग को। लेकिन मैं उन लोग के लिए भी कहूँगा बाबू कि आप लोग घबराइए मत। आगे जो आप एग्ज़ाम दीजिएगा ना, हाफ ईयरली का या फिर और यूनिट टेस्ट होगा, निश्चित तौर पर एनुअल होगा निश्चित तौर पर, तो उसमें आपके मार्क्स को देख कर वो डिसाइड किया जाएगा कि आपका करना क्या है। तो निश्चिंत रहिए। तो एनुअल्स, हाफ ईयरली और जो टेस्ट के मार्क्स होंगे उस हिसाब के आपका परसेंटेज डिसाइड किया जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए कि मेरा एग्ज़ाम छूट गया या ये हो गया वो हो गया, वो फिर से हम किसी ना किसी प्रकार से वो एग्ज़ाम आपका कराया जाएगा और वो नंबर आपका ऐड किया जाएगा। क्लियर। बाकी जो बच्चे जानबूझकर एग्ज़ाम नहीं दिए, किसी तरह बहाना मार दिए हैं कि ये मेरा दिक्कत हो गया, वो दिक्कत हो गया, तो आपको मैं बता दूं आपका एक्सक्यूज़ लिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा आपने क्यों नहीं दिया, और उसके हम लोग एकदम बेस तक जाएंगे, अंदर तक जाएंगे और वहाँ तक पता करेंगे क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ। अगर आप झूठे पकड़े गए तो आपके सारे मार्क्स 0-0 रखूँगा, एक भी मार्क्स दूंगा नहीं, सब 0, 6 सब्जेक्ट का 0 कर दूंगा। क्लियर। अगर आपका एक्सक्यूज़ मुझे प्रभावित नहीं कर पाया, इफेक्ट नहीं डाल पाया मेरे ऊपर, तो सब 0 कर दूंगा, याद रखिए। क्योंकि मुझे खुशी इस बात की हुई कि जो नए बच्चे एडमिशन लिए हैं, जो न्यू बच्चे एडमिशन लिए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, काफ़ी सारे न्यू बच्चे एडमिशन लिए हैं, उन्होंने दिया है एग्ज़ाम। तो सोचने वाली बात है कि बताओ, न्यू एडमिशन, अभी कल का एडमिशन लिया हुआ बच्चा आज पेपर दे रहा है, कितनी अच्छी बात है। सोचो क्या उसके अंदर कितनी बड़ी कैपेबिलिटी है कि वो हिम्मत कर रहा है कि नहीं सर मुझे एग्जाम देना है, चाहे मैं 0 नंबर पाऊँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अंदर होना चाहिए। जब ये अंदर होगा ना, तभी आप बाबू आगे लीड कर पाएंगे, आगे आप कंपटीशन बीट कर पाएंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो डर हमेशा आप में रहेगा। क्लियर। बाकी कुछ बच्चों का निश्चित तौर पे होमवर्क मेरे पास आता था, 2-3 बच्चों का, और उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, तो उनकी परेशानी मैं समझ रहा हूँ, उनको तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ। बाकी उनका एग्ज़ाम मैं इन फ्यूचर में लूँगा, तो उनको तो मैं किनारे कर रहा हूँ। कोई बात नहीं बाबू, आपका नेटवर्क नहीं मिल पाया तो अब क्या किया जाए। उसके लिए हम लोग भी परेशान थे कि बच्चे कुछ नहीं दे पा रहे थे। हालाँकि 60 के आसपास स्ट्रेंथ पहुँच गई थी एग्ज़ाम देने वालों की, लेकिन तब भी करीबन 15-20 बच्चे एब्सेंट रहे हैं क्लास 7 में। तो कोई बात नहीं, आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। जो देना चाह रहे थे एग्ज़ाम और किसी कारणवश नेटवर्क प्रॉब्लम से वो दे नहीं पाए एग्ज़ाम, तो निश्चिंत रहिए।
बाकी जो मिस्टेक रहा है किसी बच्चे का, आप लोग पीटीएम 8 तारीख को है, अटेंड कीजिए, उसका प्रॉब्लम मत लीजिए। बाकी जो रिपोर्ट आपको दिया जाएगा एनुअल में, उसमें आपके मार्क्स को मैं ज़रूर बढ़ाऊंगा अगर आपके मार्क्स बढ़ने लायक होंगे तब। और उससे पहले जिस दिन हमारी मुलाकात होगी उसी दिन मैं आपको बता दूंगा कि भैया आपका मार्क्स इतना बढ़ाया गया है, फर्स्ट यूनिट में आपका इतना बढ़ाया गया है, बताइए आपको आपत्ति है? दिखाऊंगा आपको भैया कहाँ आपत्ति है, आप बताइए, अगर बढ़ने लायक होगा फिर मैं मार्क्स बढ़ाऊंगा। आपसे फाइनल करने के बाद ही आपके उस मार्क्स को मैं एनुअल रिपोर्ट में रखूंगा। इसलिए पीटीएम में भी आप घबराना मत, किसी प्रकार का कोई कंप्लेन मत करना कि सर मैंने सही किया था, गलत है, कोई उसका प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। वो इन फ्यूचर में मैं आपका बढ़ा दूंगा और मार्क्स बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बार इंटरेक्ट जरूर करूँगा। क्लियर? आप ही देख ही रहे होंगे कि इस समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, क्या हमारे लिए, क्या सबके पूरे इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है कोरोना को लेके। सेक्शन कैसे चलेगा, पेपर कैसे होगा, क्या पढ़ाई होगा, हम लोग खुद ही बड़े वरीड हैं, बहुत चिंतित है कि कैसे बच्चों का एक साल तो बहुत दिक्कत हो रहा है, कैसे बच्चे पढ़ेंगे, और टच में नहीं रहा सब्जेक्ट तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। वो हम लोगों ने भी देखा है, लेकिन अपनी तरफ से सारे स्टाफ, सारे टीचर्स कोशिश कर रहे हैं कि हर एक बच्चे को ऐड करके किसी ना किसी प्रकार कम से कम कुछ इन्फॉर्मेशन तो उसके पास पहुँचा ही जाए, कम से कम उसे क्लास 7 के हर एक सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत तो आइडिया हो जाए कि हाँ ये चैप्टर है, ऐसे है, वैसे है। बाकी जिस दिन इंटरेक्ट होगा, इंटरेक्ट तो होना ही होना है निश्चित तौर पे, क्योंकि सेक्शन 0 होना नहीं है, क्योंकि कोरोना के डर से पूरे सेक्शन को 0 कर दिया जाए तो बहुत स्टूडेंट के लाइफ की सवाल बन जाएगा। तो सेक्शन 0 तो नहीं किया जाएगा। सितंबर अक्टूबर में स्कूल खोलने के चांसेस हैं, कुछ स्ट्रेंथ को इधर उधर करके कुछ मैनेज किया जाएगा उसको लेके। गवर्नमेंट ने भी कहा है कि सितंबर अक्टूबर में स्कूल खोलने का चांस है, क्योंकि बच्चों का भविष्य एक साल बर्बाद नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रमोट कर दोगे तो क्लास 7 का अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो क्लास 8 का आप कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे? क्लास 7 बेसिक कम से कम मजबूत होना चाहिए ना। तो वो हम लोग की प्रॉब्लम है, आप लोग घबराइए मत। सितंबर अक्टूबर में खुलने के चांसेज हैं स्कूल, और जिस दिन मुलाकात करेंगे हम लोग आपके सारे टॉपिक रिवाइज कर देंगे। जो चैप्टर छूटा भी है उसके लिए भी आप घबराना मत, वो रिवाइज कर दूंगा मैं, सब कुछ रिवाइज कर देगा। हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा फास्ट रिवाइज किया जाएगा और क्या, फिर आगे जो चैप्टर बचेंगे उसको कवर किया जाएगा। फिनिश करना, समझाना, ये हम लोग का काम है। आप निश्चिंत रहिएगा, आपको ये ना लगे कि सर फास्ट ट्रैक में चलेंगे तो सारे टॉपिक उड़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका टॉपिक जिस तरह एक्सप्लेन किया जाना चाहिए उसी तरह एक्सप्लेन किया जाएगा और उसी तरह आपका क्लास लिया जाएगा। तो आप किसी प्रकार का कोई टेंशन मत लीजिए, वो सारा टेंशन हम लोग का है। क्लियर? अब मुझे लग रहा है आप लोग सेटिस्फाई हो गए होंगे। एग्जाम देके एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है। जिसका मार्क्स अच्छा नहीं आया कोई बात नहीं, आगे का तैयारी कीजिए, इसलिए तो एग्जाम होते रहते हैं कि कोई बात नहीं, आपका उसमें नहीं आया तो नेक्स्ट एग्जाम में मेहनत करके निकालिए, तो कोई बात नहीं नेक्स्ट एग्जाम में निकालिए, इसलिए तो चांसेस मिलते हैं आपको। क्लियर? मार्क्स जिसका गलत हो गया है चेक, कोई बात नहीं, रीचेक करके उसे बढ़ाया जाएगा, आप उसका भी टेंशन मत लीजिए। क्लियर? तो आइए, आपका बताया गया था 4 अगस्त से आपका क्लास फिर से ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका एसएसटी एक बार फिर, और आज स्टार्ट कर रहा हूँ आपका ज्योग्राफी, क्योंकि हिस्ट्री के काफ़ी चैप्टर्स मैंने पढ़ा लिया है आपका, और इधर अब मैं आपके ज्योग्राफी और सिविक्स के चैप्टर्स को कंटिन्यू नहीं चलता हूँ। क्लियर? तो आज मैं डिस्कस करूँगा आपके ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2। क्लियर? चैप्टर आपका है इनसाइड आवर अर्थ के बारे में जानेंगे। पिछले चैप्टर में आपने चैप्टर 1 में इन्वायरमेंट के बारे में जाना था, इन्वायरमेंट को समझा भी था काफ़ी कुछ। आज मैं आपका चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आवर अर्थ के बारे में स्टार्ट करूंगा। क्लियर? आपको पता होना चाहिए अरबों वर्ष पहले, कई अरब वर्ष बिफोर जो यूनिवर्स है वहाँ एक बहुत बड़ा पार्टिकल हुआ करता था, और उस पार्टिकल में अचानक विस्फोट हो गया। उस विस्फोट को, उस थियरी को हम लोग बिग बैंग थियरी पढ़ते हैं। आपने क्लास 6 में पढ़ा भी होगा, घबराओ मत, आगे के क्लासेस में भी है, क्योंकि ये अर्थ आपके 6 चैप्टर से स्टार्ट जरूर है, लेकिन पढ़ना है 12 तक। जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टॉपिक थोड़ा एक्स्ट्रा होते जाएंगे और टॉपिक थोड़ा मज़ेदार बनता जाएगा। अभी आप क्लास 7 में है तो आपके लेवल के लिए थोड़ा कम बताया गया है अर्थ के बारे में। क्लियर? तो करीबन अरबों वर्ष पहले उस पार्टिकल में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट होने का कारण क्या था? ऐसा माना जाता था कि उस पार्टिकल में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है? हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, और हीलियम में जब वो कन्वर्ट हुआ तो वो उसको बॉन्ड नहीं कर पाया, मतलब बांध नहीं पाया, और उसमें विस्फोट हो गया। इस बात को बताने वाले हैं जॉर्ज लम्टेयर और रॉबर्टसन। इन्हीं दो साइंटिस्टों ने बताया था इस बात को, और इसी को हम कहते हैं बिग बैंग थियरी। इसी को कुछ लोग कहते हैं बिग बैंग सिद्धांत। इससे पहले भी जीन्स जेफरीज ने, लाप्लांस ने, निहारिका जी ने, बहुत लोगों ने बताने की कोशिश किया कि अर्थ का जन्म कैसे हुआ, कैसे अर्थ आया यूनिवर्स में, ये बताने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं अनसक्सेस हो गए। उनके जो प्रिंसिपल्स थे उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया।
लेकिन जो जॉर्ज लेम्टेयर और रॉबर्टसन का जो प्रिंसिपल है ये बिग बैंग, इसे रिजेक्ट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जो बात कही वो चीज़ें आज भी देखने को मिलता है। क्लियर, वो चीज़ क्या हो रहा है, आज भी यूनिवर्स में हो रहा है। इसीलिए इनके सिद्धांत को, जॉर्ज लेम्टेयर के सिद्धांत को हमने एक्सेप्ट कर लिया और उसी सिद्धांत को हम लोग बिग बैंग कहते हैं। तो कई अरब वर्ष पहले उसमें क्या हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट होने के कारण तमाम पार्टिकल्स बिखर गए पूरे यूनिवर्स में। उसी को कुछ लोग स्टार कहते हैं। हम जितने सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ ना कि बिखर गए, छोटे छोटे, तुमको लग रहा हो छोटे छोटे पत्थर बिखर गया, नहीं, अरे प्लैनेट्स बिखरे हैं। यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, पता नहीं कितने अरबों किलोमीटर का ये यूनिवर्स है। क्या हुआ, वो बिखर गया। जॉर्ज लेम्टेयर जी कहते हैं धीरे धीरे वो फिर क्या हुआ, एक दूसरे का अट्रैक्टिव फोर्स रहता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी वहाँ देखने को मिलता है। तो क्या हुआ, वो फिर धीरे धीरे कण एक दूसरे से मिलने लगे। कुछ कण जो आसपास थे वो क्या किए, एक दूसरे को अट्रैक्ट किए और वो मिलकर एक स्टार का फॉर्मेशन किए। लेकिन फिर समय बढ़ता गया और जैसे समय बढ़ा उसमें भी यही हुआ, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो गया और क्या हुआ, फिर उस स्टार का भी ब्लास्ट हुआ, वहाँ विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से फिर तमाम प्रकार के पार्टिकल्स निकले हैं। जो अलग अलग निकले हैं, कहा जाता है यही प्लैनेट्स हैं, यही अर्थ है, यही मार्स है, यही जुपिटर है, ये यूरेनस है। मतलब अब जो स्टार का ब्लास्ट होने के बाद जो बनते हैं पार्टिकल्स मिलकर, वही आपके अर्थ है। क्लियर, आपको पता होना चाहिए जो ये आपका अर्थ है ना, ये डायनेमिक है। डायनेमिक प्लेनेट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमेशा अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है। कभी उसके इनर पार्ट में चेंज होता है, कभी आउटर पार्ट में। क्लियर, लेक्चर को कंटिन्यू में चलता हूँ। उससे पहले मैं बता दूं आपको, इस चैप्टर में 3 टॉपिक स्पेशली पढ़ना है। मेन 3 टॉपिक है। उसमें पहला टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये पहला टॉपिक पढ़ना है जो काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसमें अच्छा खासा लेक्चर आपका लगेगा। सेकंड जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रॉक्स आप पढ़ाऊंगा आगे, मिट्टी वगैरह, सॉइल वगैरह भी। और तीसरा जो टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है उसको मिनरल्स पढ़ने हैं, मिनरल्स। ठीक, तो 3 टॉपिक आपके इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, टाइप्स ऑफ रॉक्स और मिनरल्स। हम डिस्कस कर रहे हैं आपका पहला टॉपिक और वो टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। उसमें मैंने इतना लेक्चर जो स्टार्टिंग में मैंने दिया वो इसी हेडिंग के अंदर में वो लेक्चर आ जाता है। क्लियर, तो अर्थ क्या है, एक डायनामिक प्लैनेट है। डायनामिक प्लैनेट मतलब इसका हमेशा कुछ ना कुछ इसमें चेंज होता ही रहता है। कभी इनर पार्ट में चेंजिंग देखने को मिलता है, कभी आउटर पार्ट में आज भी देखने को मिलता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आज से करीबन लाखों वर्ष पहले ना, ये जो अर्थ है ना, ये पूरा आइस था, पूरा बर्फ था, बर्फ से ढका हुआ था, पूरा स्नो एकदम परत था। इसका जो लेयर है वो पूरा स्नो था। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई, सन की रोशनी से जैसे जैसे अर्थ पे गर्मी बढ़ती गई, वैसे क्या हो गया, ये स्नो पिघलने लगा। यही स्नो पिघल के आपके ओशियंस, यही आपके लेक्स, ये सारे, यही जो स्नो है यही पिघल के ये सब बने हैं। बाकी जो फ्लैट पॉइंट आ गया, एकदम भूमि टाइप आ गया, वही आपका अर्थ है, जिसका स्ट्रक्चर हमेशा बदलता रह रहा है। क्लियर, तो स्ट्रक्चर बदलने की वजह से आप जानते हैं जब बार बार स्ट्रक्चर बदलोगे तो क्या हो जाएगा, उसमें लेयर्स आ जाएंगे, कई सारे लेयर्स आएंगे। और निश्चित तौर पे अर्थ में कई सारे लेयर हैं भी, लेकिन आप क्लास 7 के हैं तो आपके क्लास 7 में उन सारे लेयर्स के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। मोटे तौर पे बताया गया है जो अर्थ है वो 3 लेयर में बटा है। जो अर्थ है पूरा, आप देखते हैं उसके सेंटर से लेके उस सरकमफ्रेंस तक जो पूरा आपका अर्थ है गोलमटोल, उस अर्थ में क्या 3 लेयर है। ठीक, सर इससे लेयर्स में आखिर बांटते क्यों हैं? लेयर्स में इसलिए बांटते हैं बाबू, क्योंकि कुछ किलोमीटर जाने के बाद ना अचानक उस सॉइल की क्वालिटी, उसके कंसंट्रेशन, इन सब में क्या आ जाता है, चेंजिंग, टेम्परेचर में इन सब में चेंजिंग आ जाती है। उनका स्ट्रक्चर बदल जाता है, कहीं सॉलिड है, कहीं लिक्विड रूप में मिलता है, कहीं गैसेस रूप में, कहीं पता चला फायर्स के रूप में है। तो क्या हुआ, एक कुछ रेंज दूरी, मतलब कुछ दूरी जाने के बाद अचानक उस सॉइल का पूरा स्ट्रक्चर, पूरी क्वालिटी, पूरा उसकी सांद्रता, सब कुछ बदल जाती है। और बदलने के कारण हमें क्या करते हैं, हम ऊपर वाले लेयर से उसको अलग मान लेते हैं। ठीक, तो अर्थ के लेयर्स को अलग अलग बांटने के पीछे यही रीजन है, क्योंकि उन 1 किलोमीटर जाने के बाद उस लेयर्स का सब कुछ चेंज हो जाता है।
क्लियर। तो ऐसे अर्थ को 3 लेयर, मोटे मोटे में तो 3 लेयर, वैसे बहुत है, आपको पता होना चाहिए 12 लेयर में डिवाइड है अर्थ, 12 लेयर। अब सोचिए अर्थ ने कितनी बार अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया होगा। ओनियन देखते हैं ना, प्याज, एकदम ओनियन का एग्जाम्पल समझिएगा, अर्थ एकदम ओनियन है, लाइक ओनियन, एकदम ओनियन की तरह, जिसमें ओनियन में तमाम प्रकार की परतें होती हैं बहुत सारी, तो वैसे अर्थ भी है, इसमें तमाम प्रकार की परतें हैं। हम रहते हैं पृथ्वी पे तो हमें लगता है अरे सब कुछ ओपन तो ही का आसमान दिख रहा है, सब कुछ हमको लगता है बस ओपन तो ही का आसमान दिख रहा है, कहाँ गोल मटोल है। लेकिन सच तो ये है अर्थ गोल ही है। हम इतने नीचे हैं लेयर्स के, मतलब जो टॉपर है उससे हम इतने नीचे हैं कि हम वो देख नहीं पाते हैं कि दरअसल वो एक पैक्ड एरा है, वो पैक्ड है और उसे हम अनुभव नहीं कर पाते, देख तो पाते ही नहीं, अनुभव भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए तो ये मैं समझना ओपन है, खुला तो एक डायरेक्ट उड़ जाऊँ तो सीधे आसमान में पहुँच जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर। तो 3 लेयर है आपके क्लास 7 में, वैसे तो 12 लेयर किए गए हैं लेकिन उतना आपको पढ़ना नहीं है, वो जाके इंटर में आपको पढ़ना है। क्लियर। 3 लेयर है। जो सबसे ऊपर वाला लेयर है जिस पे हम रहते हैं, जिस पे आपके प्लांट्स है, एनिमल्स है, जिस पे सब कुछ है, जहाँ जिंदगी ही बसी है। अगर वो लेयर्स ना हो तो कभी इंसानी लाइफ ही नहीं चल पाएगी, जिंदगी ही नहीं बच पाएगी। वो फर्स्ट लेयर जो सबसे ऊपरी लेयर होता है जिस पे आप खड़े हैं, इस लेयर को कहते हैं हम क्रस्ट। अब तो कहोगे अरे सर हम तो फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, कहाँ पृथ्वी पर खड़े, तो भैया नीचे जाके पृथ्वी पे खड़े हो जाओ। क्लियर। तो जहां आप खड़े हैं वो क्या है, क्रस्ट है। ठीक, इसी क्रस्ट पे आपका सब कुछ, पूरी जिंदगी इसी पे निर्भर है। यही आपके ह्यूमंस लाइफ, एनिमल्स लाइफ, प्लांट लाइफ, सब कुछ। बात करूँ माउंटेन्स की, बात करूँ रिवर्स की, बात करूँ लेक्स की, तो सब कुछ यही है पूरी जिंदगी ही। क्लियर। दूसरा जो इसका लेयर है वो आपके क्लास में वो लेयर दिया गया है मेंटल का, मेंटल MENTLE, मतलब सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल, और तीसरे नंबर पे है आपका कोर, CORE, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पूरे अर्थ का। क्योंकि अगर कोर बिगड़ेगा, सेंटर बिगड़ेगा, तो पूरी पृथ्वी ही बिगड़ जाएगी। इसलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द अर्थ दैट इज कोर। लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्रस्ट जरूर है, लेकिन अर्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसका सेंटर है, और वो सेंटर जिसे आप कोर कहते हैं। यानी अर्थ के 3 लेयर हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, क्रस्ट, मेंटल, कोर, क्रस्ट, मेंटल, कोर, क्रस्ट, मेंटल, कोर, क्रस्ट, मेंटल, कोर। यानी ऐसे पूरे अर्थ को ऐसे 3 लेयर में डिवाइड किया गया है। सबसे बीच में क्या है, कोर, उसके ऊपर मेंटल, और सबसे ऊपर क्रस्ट। क्लियर। तो ये स्टार्ट करते हैं, एक एक आपका शुरू करता हूं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं थोड़ा क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट के बारे में पहले भी बता चुका हूं कि क्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लाइफ अगर डिपेंड है तो क्रस्ट पे ही, क्योंकि क्रस्ट में अगर किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस होता है तो केवल ह्यूमंस लाइफ बर्बाद नहीं हो जाएगी, बल्कि पूरा अर्थ ही बर्बाद हो जाएगा। ह्यूमंस ही नहीं रहेंगे वहाँ पे, आपके एनिमल्स नहीं रहेंगे, प्लांट नहीं रहेंगे, तो क्या पूरा पानी हो जाएगा, एकदम रेगिस्तानी एरिया हो जाएगा, पानी भर जाएगा, पूरा फ्लड वगैरह। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्रस्ट, और इसी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट क्रस्ट जरूर है, लेकिन सबसे थिन लेयर है, सबसे पतला लेयर है। मात्र अगर मैं लैंड की बात करूं, मतलब सिंपल मैं अगर आपके कॉन्टिनेंट की बात करूं, तो ये मात्र 35 किलोमीटर है। आपको पहले मैं बता दूं, क्रस्ट के 2 पार्ट किए गए हैं, एक अपर क्रस्ट, एक लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, लोअर क्रस्ट यानी मरीन क्रस्ट, जिन्हें आप ओशियनिक क्रस्ट बोलते हैं। क्यों? तो जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, ये पृथ्वी है, समतल है, ठीक है ना, इस पे हम लोग रहते हैं। जो ओशियनिक होता है वो क्या होता है, ओशियन होता है ना, तो ओशियन का जो अर्थ होगा वो तो और नीचे होगा ना, ये हम लोग के बराबर तो अर्थ नहीं होगा ना, उसका और नीचे होगा, क्योंकि वहाँ नदी है, ओशियन है, तो उसका नीचे होगा। तो 2 पार्ट में कर दिया गया। तो जो अर्थ पे, मतलब क्रस्ट पे जहाँ हम लोग रहते हैं, जो सॉलिड है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये 35 किलोमीटर है, ठीक। और जो ओशियनिक क्रस्ट है ये 5 किलोमीटर है अंदर, मतलब 35 तो है ही, और वो 5 किलोमीटर और है, यानी 40 किलोमीटर है एक तरह से। नहीं समझे? क्रस्ट 2 है, कॉन्टिनेंटल जो सीधे समतल आप देखते हैं जिसमें हम लोग हैं, एक ओशियन भी होता है, तो नदी वदी है ना, ओशियन वगैरह है ना, तो उनका भी तो कहीं ना कहीं समतल होगा, वो भी तो कहीं ना कहीं जमीन होगा उसके नीचे। तो जो जमीन है वो 5 किलोमीटर के रेंज में है, यानी समुद्र में 5 किलोमीटर अंदर आपका जमीन है, उसे हम कहते हैं ओशियनिक क्रस्ट। और जिस पे जो लैंड है पूरी तरह से, इसे हम कहते हैं आपका
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है 35 किलोमीटर, ओशियनिक है 5 किलोमीटर, यानी 35 + 5 = 40 किलोमीटर ओशियनिक है और 35 यानी कॉन्टिनेंटल है। क्लियर? तो आप जानते ही हैं वो जिस पे हम लोग रहते हैं ये क्रस्ट है। ये पहले हम कॉन्टिनेंटल की बात करते हैं। तो कॉन्टिनेंटल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप जानते ही हैं पूरी लाइफ इसी पर डिपेंड है। हर एक इंसान, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, सब कुछ इसी पे है। तो अलग आपका ओशियनिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे एनिमल्स हो गए या कई सारे ऐसे जीव हो गए जो ओशियंस में रहते हैं, जो रिवर जो ओशियंस में रहते हैं, उसी से उनकी लाइफ चलती है। कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर के लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओशियन भी आप जानते ही हैं, आप इकोसिस्टम वगैरह पीछे क्लास में पढ़े भी होंगे, आप जानते ही हैं इकोसिस्टम में कितना इंपॉर्टेंट होता है समुद्री लाइफ, उसमें बताया भी गया है। बायोस्फीयर वगैरह पढ़े होंगे ना आप पीछे क्लास में। तो उतना भी वो भी इम्पॉर्टेंट है। यानी ये दोनों मिलकर आपके क्रस्ट का निर्माण करते हैं, आप पूरा क्रस्ट को वो बनाते हैं। ठीक है, आज मैं यहीं पे लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा आपको एग्ज़ाम के बारे में कुछ बताना था, वो मैंने बता दिया, उसी में आज ज़्यादा टाइम चला गया। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी आपके पॉइंट को लेकर, यानी क्रस्ट को लेकर मैं आगे बढ़ाऊंगा लेक्चर। आपके क्रस्ट को पीछे अगले नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करूंगा। क्रस्ट के साथ साथ आपका कोशिश करूंगा, मेंटल तो हो ही जाएगा, क्रस्ट और मेंटल तो छोटा है, कोर हो सकता है ना हो पाए नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश मैं करूँगा ये तीनों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँ। बाकी अब आपका क्लास रेगुलर चलेगा, जैसे आपका स्कीम था, जैसे चलता था, मतलब मंडे को जो होगा, ट्यूसडे को होगा, पहले जो स्कीम चला आता रहा है वैसे ही अब आपका कंटिन्यू क्लास चलेगा। तो मैं आपके ज्योग्राफी वाले पोर्शन को ही आगे बढ़ाऊंगा। अब एक बात और, एडमिशन तो हो चुका है काफ़ी बच्चों का, सभी बच्चों का हो ही चुका है लगभग, हो सकता है 1-2 आगे पीछे और आएँ। तो अब आप वीडियो ध्यान से देखिएगा और इसका नोट बनाते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है फिर एग्ज़ाम लिए जाए, तो एग्ज़ाम में फिर हो सकता है ऑनलाइन का ही, क्योंकि अभी गवर्नमेंट क्या आदेश देगा कुछ फिक्स तो है नहीं। बाकी आप तैयारी करते रहिए अपना, बाकी इंटरेक्ट हुआ जाएगा, चाहे जैसे एग्ज़ाम होगा आप कम से कम उसके लिए तैयार रहिएगा। तो आज अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए और छोटा छोटा नोट्स बनाते जाइए। तो ये बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्रस्ट की कुछ और पॉइंट को समझते हैं और मेंटल को समझते हैं। क्लियर? तैयारी कीजिए, शुरू कर दीजिए। और एक बात और याद रखिए, होमवर्क जो सेंड किया जाता है वो होमवर्क आप 3 बजे के पहले मुझे सेंड कर देंगे। जैसे आज मैंने आपके पास होमवर्क सेंड किया, तो कल 3 बजे से पहले आप होमवर्क्स मेरे पास सेंड किया कीजिए। अगर आप होमवर्क सेंड नहीं करते तो आपका मैं एब्सेंट लगा दूंगा। और आपको पता होना चाहिए 25 मार्क्स का अटेंडेंस होता है। 25 मार्क्स से पीछे भी क्लास में आपने देखा होगा। तो आपका अगर एब्सेंट लगता रहेगा तो वो मार्क्स क्या होगा, 25 से कट होता रहेगा, कम होता जाएगा, और वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा और किसी बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। तो जिस दिन मैं होमवर्क भेजता हूँ उसके नेक्स्ट डे तक मैं 3 बजे तक आपका वेट करूँगा। 3 बजे तक सभी को होमवर्क मेरे पास सेंड कर देना है। होमवर्क आ गया तो आप प्रेजेंट है, होमवर्क नहीं आया तो एब्सेंट है, और जितना ज़्यादा एब्सेंट होंगे 25 से मार्क्स उतना कम होता जाएगा, जो आपके एनुअल के लिए अच्छा नहीं होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा क्रस्ट के बारे में और कुछ मेंटल के बारे में। ओके, थैंक यू।